गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की सेशन में हम चेक करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन की सीरीज में हमने बेसिस को कवर कर लिया है, और इस सेशन में हम देखेंगे कि अमाउंट रियलाइज जो होता है वो, और अमाउंट रियलाइज होने के बाद जो गेन की कैलकुलेशंस है वो कैसे प्रॉपर होती है, यानी कि अमाउंट रियलाइज एंड गेन एंड लॉस। ठीक है। अब प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के बाद जो सेल परचेस सेल होती है तो उसका रिजल्ट किसमें निकलता है? गेन और लॉस में निकलता है। इस गेन और लॉस से ना दो पॉइंट कवर होते हैं। एक होता है रियलाइज्ड और होता है रिकॉग्नाइज्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हो, यानी कि आपने सेल करी 100 रुपए की, 100 डॉलर की सॉरी, और उसका बेसिस आपको निकालना आ गया, आपने उसका बेसिस निकाला 60 डॉलर, तो आपका गेन आया 40 डॉलर का। तो इस ट्रांजेक्शन से हम देखेंगे जो हमें रियलाइज हुआ ना, गेन एंड लॉस रियलाइज रिप्रेजेंट अमाउंट रियलाइज एज गेन, यानी कि गेन क्या निकला हमारा? 60 40 निकला, तो ये हो गया मेरा 40 डॉलर का। अब वो कहते हैं कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है ना जिसके अंदर आप पूरा का पूरा गेन जो रियलाइज हुआ है उसको आप अपनी बुक रिटर्न में बुक नहीं कर सकते, यानी कि कुछ हमें एग्जाम्पशन है, कुछ नॉन टैक्सेबल है। तो उस रीजन से जो हम बुक करेंगे अपनी रिटर्न के अंदर, सपोज करो मैं यहाँ पे 10 डॉलर का रिटर्न में प्रॉफिट को बुक करता हूँ, गेन को बुक करता हूँ, तो उस गेन को मैं बोलूंगा रिकॉग्नाइज गेन। However, the gain loss recognized indicates that amount that should be reported on टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने 10 को बुक किया तो मेरा रिकॉग्नाइज बन गया। ठीक है। टू डिटरमाइन द गेन एंड लॉस रियलाइज्ड, द वी शुड फर्स्ट कैलकुलेट द अमाउंट रियलाइज्ड, यानी कि जो मैंने ऊपर सेल की अमाउंट रखी, हमें वो ही कैसे कैलकुलेट करनी है वो पहले पता हो। तो जो इस सेशन का जो मेजरली पार्ट है वो यही है, अमाउंट रियलाइज्ड, यानी कि सेल वाला जो अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, और गेन और लॉस। गेन और लॉस के अंदर हमने फर्दर बताना है कि इसका रियलाइज पार्ट कितना है और रिकॉग्नाइज कितना है। ठीक है। तो इस पेज से आपको क्लियर हो गया, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें अमाउंट रियलाइज पता होना चाहिए, बेसिस पता होना चाहिए। बेसिस और अमाउंट रियलाइज के डिफरेंस से जो गेन आएगा उसे हम बोलेंगे गेन रियलाइज्ड। और उस रियलाइज गेन के बाद हम जितना गेन अपनी बुक में एंटर करेंगे, यानी कि इनकम टैक्स में दिखाएंगे, तभी हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा जो हम अपने रिटर्न में शो करेंगे। उस जो रिटर्न में शो करेंगे उसको बोलेंगे रिकॉग्नाइज गेन। ठीक है। तो इस एग्जांपल में मेरा 40 का डॉलर का मेरा रियलाइज गेन था, और रिकॉग्नाइज मैंने 10 किया। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं अमाउंट रियलाइज्ड। अमाउंट रियलाइज किसे कहते हैं? अ टैक्स पेयर मे डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू सेल, ट्रेड इन ट्रांजेक्शंस, कैजुअलिटीज, कंजम्पशन, थेफ्ट एंड बॉन्ड एंड रिटायरमेंट। यानी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, मैं टैक्स पेयर अपने बिजनेस के अंदर मेरी कोई प्रॉपर्टी जो यूज में है उसको मैं डिस्पोज कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो किस तरह हो सकती है? सेल से हो सकती है, कैजुअलिटी लॉस हो गया, कंडेम्पटेशन हो गया, थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है ना, या प्रॉपर्टी रिटायर हो गई। तो उस बेस में जब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचूंगा तो मुझे टोटल जो कंसिडरेशन मिलेगा उस कंसिडरेशन को क्या बोलेंगे? अमाउंट रियलाइज। ठीक है। द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द डिस्पोजिशन ऑफ ए प्रॉपर्टी इज इक्वल टू द टोटल कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस एनी सेलिंग एक्सपेंस। अगर मुझे कोई सेलिंग एक्सपेंस हुए तो वो लेस कर लूंगा। यानी कि मैं सिंपली कहूंगा कि मैंने प्रॉपर्टी बेची, मेरे हाथ में क्या आया? 100 डॉलर की प्रॉपर्टी, 10 डॉलर का मेरा एक्सपेंस होगा तो 90 डॉलर हो गया। अब वो कहता है द कंसिडरेशन रिसीव्ड में इंक्लूड। अब जो कंसिडरेशन जो हमें मिलेगा उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? कैश, बिल्कुल सही बात है कि मुझे कैश मिला। अगर मेरा उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन था और वो लोन मेरा बायर कहता है कि उस लोन को मैं चुकाऊंगा, ठीक है ना, मेरा लोन ट्रांसफर ले जाता है, तो एक तरह से मुझे बेनिफिट नहीं है। सपोज करो मेरा यहाँ पर प्रॉपर्टी थी यहाँ पे 1 लाख डॉलर की। ठीक है, मैं उसे 1 लाख डॉलर में बेच रहा हूँ। तो बायर कहता है, और मेरी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा 20,000 का लोन भी था। मेरी इस प्रॉपर्टी की डील हुई है 1 लाख डॉलर में, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा बेस है, सॉरी लोन है 20,000 में। अगर वो मुझे मेरा जो बायर है, प्रॉपर्टी का जो बायर है, वो मुझे लाख रुपए देता है, लाख डॉलर देता है, और उसमें से मैं अगर 20,000 डॉलर का लोन पे ऑफ करता हूँ उसी टाइम, तो मुझे नेट कितना मिला? 80,000 मिला। ठीक है ना, 80,000 मिला। मुझे नेट कितना आ रहा है? 80,000। ठीक है ना। अब सेकंड केस में वो कहता है कि सर आप एक काम करो, आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है, 20,000 का आपका लोन है, अपना मेरे से 80,000 ले लो कैश, और 20,000 का जो लोन है मैं भर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट रियलाइज कितना हुआ? 1 लाख हुआ। ठीक है ना।
पहले केस में क्या था, वो डायरेक्टली कह रहा है जी मैंने क्या दिया, मैं सेलर हूं, मैंने कहा मैं 1 लाख की प्रॉपर्टी बेचूंगा लेकिन मेरा 20,000 का लोन है। तो बायर कहता सर लोन तो मैं दूंगा नहीं, मैं आपको 1 लाख पूरे दे देता हूँ। तो 1 लाख बायर ने मुझे दे दिए, तो मैंने 20,000 का लोन चुका दिया, मेरे हाथ में नेट कितना आया, 80,000 आया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अमाउंट रिलाइज कितनी बनी हमारी, 1 लाख बनी, क्योंकि उसने मुझे 1 लाख दिया। सेकंड केस में क्या होता है, बायर कहता है वो 20,000 का लोन मैं भर दूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है, तो 80,000 आप मेरे से कैश ले लो। तो ठीक है, पहले भी नेट मेरे पास 80,000 थे, अब भी 80,000 है, लेकिन मेरी लाइबिलिटी भर रहा है। लेकिन इस केस में मेरी अमाउंट रिलाइज कितनी हुई, यानी कि वो प्रॉपर्टी बिकी कितने की, 1 लाख की। तो ये दो केसेस को हमने समझ लिया, वही इस केस को ना उन्होंने तोड़ मरोड़ के डेफिनेशन में डाल दिया। कैश रिसीव होता है उसे अमाउंट कंसिडरेशन रिसीव्ड में ऐड करेंगे। मॉर्गेज और लोन ट्रांसफर टू बायर, बायर अपने नाम लोन लेता है, वो भी मुझे कंसिडरेशन में ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे बायर ने कैश ना देके कोई प्रॉपर्टी दे दी या कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो दोनों की एफएमवी को मैं ऐड कर लूंगा। वो कहता है सर प्रॉपर्टी के बदले ना मेरी बाइक ले लो, तो मैं कहता हूँ ठीक है, कुछ आ ही रहा है ना, तो वो कंसिडरेशन रिसीव्ड में ऐड कर लेंगे। और कोई टैक्स पेड बाय बायर, अगर कोई बायर हमारा टैक्स पे करता है, सॉरी, अगर उस प्रॉपर्टी से कनेक्शन में अगर बायर कोई हमारा टैक्स पे करता है, लाइबिलिटी तो हमारी ना, वो पे कर रहा है, तो इस तरह से वो हमारे कंसिडरेशन में ऐड हो जाएगा। तो ये होता है पूरा का पूरा फॉर्मूला। अगर कोई हमें प्रॉपर्टी रिसीव हुई उसकी एफएमबी, सर्विस रिसीव हुई उसकी एफएमबी, टैक्स पेड कर दिया बायर ने हमारे पे, पे वो, कैश रिसीव हुआ वो। अगर मुझे कोई मेरे डेट से रिलीफ मिल गया, यानी कि लोन ट्रांसफर टू द बायर, उसने कहा मैं पे कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई मैंने उससे जो प्रॉपर्टी ली है, सपोज करो उसने मुझे प्रॉपर्टी दे दी, उसके ऊपर लोन मैं कहता हूँ मैं लूंगा, मैं भरूंगा, तो वो उससे मैं लेस करूंगा कंसिडरेशन से, और सेलिंग एक्सपेंस है वो लेस होंगे, तो ये बन गया अमाउंट नेट रियलाइज्ड। अब जो यहाँ पर ना डेट रिलीफ का पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। डेट रिलीफ क्या है कि मेरा लोन वो पे कर रहा है, ठीक है ना। अब ये डेट अज्यूम्ड क्या चक्कर है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर उसे प्रॉपर्टी दी है, मशीनरी दी कोई ऑफिस की, उसने मुझे अपनी बाइक दे दी या कार दे दी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मेरा 1 लाख का डील हुई, वो मुझे कैश दे रहा है 70,000 का, और मेरी इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन था। वो कहता है मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैं ले लूंगा, ठीक है जी, हम कह रहे हैं ठीक है, 10,000 उसका वो भी हो गया। अब पॉइंट हो गया, उसने ना मुझे बाइक दे दी 20,000, ठीक है, 20,000 की बाइक दे दी। अब वो कहता है सर आप बाइक तो लेके जा रहे हो लेकिन इस बाइक के ऊपर लोन है 5,000 का। तो मैंने कहा ठीक है मैं पे कर दूंगा भाई, कोई बात नहीं। यानी कि अब मैं अगर इसे पे करूंगा तो कहाँ से पे करूंगा, इसी अमाउंट से करूंगा ना, ठीक है ना। जो मेरे हाथ में कैश आया, 70,000 आया, जो भी आया, तो मैं लेस करूंगा। तो इस पॉइंट से वो लेस होगा, मेरी लाइबिलिटी बन गई ना उसको खरीदने में। तो ये पॉइंट हो जाएगा 70, 10 और 20 कितना हुआ, 100 हुआ, -5 95, ठीक है। ये फंडा है। जब उसने मेरा लोन दिया तो मैंने उसको कैश रिसीव्ड की तरह कंसिडरेशन का पार्ट मान लिया। अब वो मेरा अगर उसको उसका लोन मुझे देना पड़ेगा नहीं कि डेट मैं एज्यूम करूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी बन गई ना। तो मुझे तो क्या हुआ, एक तरह से लाइबिलिटी आ गई। नेट पार्ट कितना आया मेरा बाइक का, 15,000 आया, देखो मैंने यहाँ 20,000 का एफएमबी लिया बाइक का, मेरी लाइबिलिटी बन गई 15,000 की बन गई नेट, ठीक है ना। तो यही चीज है, डेट एज्यूम हम ऐड कर लेंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सनी सोल्ड हैरी अ लैंड ऑफ पीस। सनी कौन है हमारा, सेलर है। हैरी कौन है, बायर है, ठीक है। सनी रिसीव्ड 71,000 इन कैश। मेरा यहाँ सनी कितना कैश रिसीव करेगा, 71,000। चलो जी यहाँ लिख लेते हैं साइड में। और नॉट रिसीवेबल, उसको कोई एसेट मिल गई 30,000 का, वो भी ऐड कर लिया हमने, ठीक है। ये मैं कंसिडरेशन रिसीव्ड को लिख रहा हूँ। हैरी अज्यूम सनीज मॉर्गेज। अब जो टैक्स पेयर हमारा सनी है जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका लोन हैरी ने अज्यूम कर लिया, कितने का, 7,000। वो कहता है मैं लोन भर दूंगा जी आपका, तो ठीक है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। हम, मेरे लिए रिलीफ हो गया ना लोन, लोन रिलीफ हो गया। हैरी कहता है फीस आर रेल्ड कमीशन ऑन द बिहाफ ऑफ सनी। अब इसकी कोई पेमेंट है, ये भी ये भरने को तैयार हो रहा है, तो ये भी ऐड कर लो 6500, ठीक। हैरी पेज अंटायर एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 5,000। हैरी कौन है, बायर है, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है। लेकिन कह रहा है हैरी ने क्या किया, हैरी का जो पार्ट था वो 3,200 का था, यानी कि 1,800 किसका पार्ट है, सेलर का। वो भी कौन पे कर गया, बायर कर गया।
तो वो भी ऐड करेंगे 1800। ठीक। सनी पेज लीगल फीस, कोई बात नहीं, सनी ने लीगल फी पेश की है, सेलर है ना, तो ये लेस करेंगे यहाँ से 620। हैरी पेज लीगल फीस, बायर है वो अपनी पे करी 950, कोई बात नहीं। डिटरमाइन हाउ मैन द लिस्ट अबव द अमाउंट रिलाइज, ये बताना है हमने, ठीक है ना। और हैरी का एडजस्टेड बेसिस बताना है, दोनों बताने हैं कि सनी को कितना पैसा मिला और हैरी अपना एडजस्टेड बेस कौन सा बनाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को पढ़ते हैं हमने क्या क्या लिखा हुआ है। कैश नोट रिसीवेबल, मॉर्गेज होम बाय हैरी, कमीशन पेड बाय हैरी, ये सारा अमाउंट रिलाइज में इंक्रीज करेगा। हमने भी यहाँ पे ये चारों पॉइंट ऐड कर लिए। ठीक है, ये वाले 1 2 3 4। द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय द हैरी ऑन द बिहाफ ऑफ सनी कितना था, 1800, ये भी इंक्रीज करेगा, हमने ये भी इंक्रीज किया हुआ है। हमने सिर्फ 120 को लेस किया था यहाँ पे, जो किसने, 620 सॉरी, जो सनी ने पेमेंट की है, सेलर ने खुद के बिहाफ पे। ठीक है। लीगल फीस, लीगल फीस डिक्रीज, अब यहाँ पर ना थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। लीगल फीस जो सनी ने पे की है वो अमाउंट रिलाइज को डिक्रीज करेगी 620। तो ये सारे के सारे पॉइंट आ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं एक बार इसको। हमने यही किया था सारा, 71,000, 30,000, 7,000, 6500, 1800, 620 को लेस किया था, तो कितना आ गया, 11, 115, 680, यही था हमारा अमाउंट रिलाइज जो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है ना। अब उसने कहा एडजस्टेड बेसिस को ऐड करो, तो सेम एज इट इज एडजस्टेड बेसिस में क्या आ जाएगा, 71,000, 30,000, 7,000, 6500, 1800। और लीगल फी जो सनी ने पेड की है कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि ये भी सनी को पेमेंट देनी पड़ी ना, तो उसका एडजस्टेड बेस ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपली एग्जांपल है हमारा 115, 680 का अमाउंट रिलाइज आ गया। जितना हम रिलाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना दो पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, सिर्फ और दो पॉइंट, अमाउंट रिलाइज में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट। मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करता हूँ, दो पॉइंट कौन कौन से हैं। ये वाले, हमें प्रॉपर्टी के बदले में कैश मिला, समझ आता है। प्रॉपर्टी के बदले में अगर उसने मेरा कोई खर्चा भुगता दिया, वो समझ आता है। ठीक है ना। कोई भी एक्सपेंस था जो बायर कहता है मैं भर दूंगा, मैं तो ठीक है जी। ठीक है। अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी के बदले हमें कैश दे रहा था, समझ आया, खर्चा भुगता दिया समझ आया। अब वो क्या कहता है, मेरी कोई सर्विस ले लो, ये भी ठीक बात है। अब वो कहता है कोई मेरी प्रॉपर्टी ले लो, तो ये भी समझ आता है, सारी चीजें होगी। अब ये दो पॉइंट है जो समझाने वाले सिंपली। डेट रिलीफ, डेट अज्यूम। डेट रिलीफ क्या होता है कि मेरा लोन था 10,000 का, वो कहता है ये लोन ना आपको भरने की जरूरत नहीं है, मैं भर लूंगा, यानी मुझे रिलीफ मिल गई। रिलीफ, अब सिंपल इंडियन लैंग्वेज में समझाऊं तो हम लोग कहते थे पैसे का, पैसे का ना जाना ही पैसे का आना होता है। यानी कि मेरी तरफ से 1 रुपया नहीं गया, मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी, तो इट मीन्स मुझे उसका बेनिफिट मिला। ठीक है ना, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना हुआ, तभी करके वो हमने उसे ऐड कर लिया, मेरी रिलीफ हो गया। अब सेम एज इट इज डेट अज्यूम्ड में क्या हो गया, मैं अगर किसी की लाइबिलिटी अपने गले लूंगा तो एक तरह से मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी ना, तो वो पेमेंट कहां से दूंगा, इसी कलेक्शन में से दूंगा। ठीक है ना, इसी कलेक्शन में से दूंगा। तो मुझे नेट क्या मिला, हम नेट की बात करते ना, हम कहते ना हमारे हाथ में नेट क्या आया, इसीलिए डेट अज्यूम जो हुआ मुझे वो लेस करना पड़ा। ठीक है। अमाउंट रिलाइज में यही दो पॉइंट थे कवर करने वाले जो मैंने समझा दिए। अब आता है एक एग्जांपल और। मैगी सोल्ड अ रियल प्रॉपर्टी टू सारा। सारा कौन है, बायर है। ये कौन है, सेलर। मैगी कितने की बेची, 6 लाख की। इन एडिशन सारा एंड मैगी एग्रीड दैट द सारा, सारा कौन है, बायर, वुड पे द एनुअल रियल प्रॉपर्टी टैक्स, कितना, 12,000 का। वही ऊपर पॉइंट कि वो हमारा कोई खर्चा पे कर रही है। ठीक है ना। अब वो खर्चा कितना है, 1 अक्टूबर 2024। हमने यहाँ प्रॉपर्टी कब सेल करी, एनुअल खर्चा है, यानी कि 12 महीने का। 12 महीने का खर्चा कितना हुआ, 12,000। 1 महीने का कितना हुआ, 1,000। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कब सोल्ड कर दी मैगी ने, 1 मार्च को, यानी कि जनवरी और फरवरी का महीना किसका हुआ, मैगी का हुआ। तो इसमें से मैगी का पार्ट कितना है, 2,000 का।
और सारा का कितना है, 10,000 का। ठीक है, ये हमें क्लैरिटी होगी। अब वो कहते हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स डिडक्टेड बाय ईच मैगी एंड सारा। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया, मैगी का 2,000 है, वो लिखा हुआ है 2,000, और सारा का 10,000 है। सारा ये आराम से पढ़ लेना, आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है ना, मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि कितना पार्ट है। डन, ये तो हो गया डन हमारा। सॉरी। अब वो कहते हैं हाउ डज द प्रॉपर्टी टैक्स अपॉर्चुनेट अफेक्ट ईच सारा बेसिस, यानी कि जो आपने ऊपर टैक्स पे किया वो सारा के बेसिस में कैसे इंक्लूड हो रहा है, वो बताओ, सारा के बेसिस पे कैसे इफेक्ट कर रहा है। सारा कौन थी हमारी, बायर थी। ठीक है, अब सारा को कौन कौन सी पेमेंट देनी पड़ी थी, सारा को एक 6 लाख देना पड़ा था, और सारा को उसके हिस्से का टैक्स देना पड़ा था। किसके हिस्से का, सेलर के हिस्से का। तो उसके लिए कॉस्ट बन की थी, होते 6,00,000, 2,000 ऐड हो गया। अब वो कहता है हाउ डज द प्रॉपर्टी टैक्स अफेक्ट अमाउंट रियलाइज। अब अमाउंट रियलाइज, अब अमाउंट रियलाइज पे इफेक्ट डालो इसी ट्रांजेक्शन का, मैगी को। अब मैगी को कैश मिला 6,000 का, वो ऐड हुआ, और मैगी का जो एक्सपेंस था वो किसने पे किया, सारा ने, यानी कि बायर ने। तो वो भी उसके इनकम में ऐड हो जाएगा, तो 6,00,000, 2,000 ये बन गया। मैं आपको सारा एग्जांपल इसी के बेस पे समझा रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की कर रहे हैं, टैक्स पेड बाय द बायर ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर। ठीक है ना, जो उसने टैक्स पे किया उसके रजिस्टर्ड में आ गया, जो उसने टैक्स पे किया उसके अमाउंट रिलाइज में आ गया। अब वो कहता है आंसर इन 3 और 4, अज्यूमिंग दैट द प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय मैगी, यानी कि वो सारा का सारा टैक्स किसने पे किया, मैगी ने पे किया। मैगी कौन थी, सेलर। तो इस केस में क्या होगा, 6,00,000 मैगी को मिला, उसमें से उसने कोई एक्सपेंस पे कर दिया 10,000 का, तो नेट कितना बचा, 590, ये आ गया, सिंपल। ठीक है ना। और उस केस में सारा का बेसिस कितना बन जाएगा, 6,00,000 का पूरा बन जाएगा, क्योंकि उसने तो 6,00,000 ही दिया ना, सिंपल। ठीक है, तो यहां तक जो ये एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये सारा का सारा इसी पे डिपेंड है, और ये अमाउंट रिलाइज एक पेज का है बस, इसी के सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए। जो सारा मैगी वाला एग्जाम्पल था वो इस पॉइंट पे था, पहला पॉइंट, टैक्स पेड वाला। ठीक है, और सेलिंग एक्सपेंस वाला, सिंपली। और ये जो दो एग्जाम्पल है हमारे, जिसमें सनी सनी का आ रहा है, उसके अंदर हमने ये सारे कर लिए कवर। एफएमवी प्रॉपर्टी रिसीव्ड, एफएमवी कैश, प्रॉपर्टी रिसीव्ड, सर्विस रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, डेट रिलीफ और डेट एज्यूम, ये सारे एग्जांपल हमारे, ये सारा का पूरा पूरा जो फॉर्मूला है, पूरे एग्जांपल हमारे कवर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, करते हैं रियलाइज गेन और लॉस। यानी कि हमें अमाउंट रियलाइज कवर हो गया, एडजस्टेड बेस में निकालना आ गया, तो रियलाइज गेन आया, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आफ्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल, द रियलाइज गेन और लॉस कंप्यूटेड, वो निकलेगा कैसे, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रियलाइज एंड द एसेट बेस। ठीक है ना, इन दोनों के डिफरेंस को अमाउंट रियलाइज बोलते हैं, रियलाइज गेन और लॉस। एग्जाम्पल, राहुल सोल्ड इक्विपमेंट, राहुल ने इक्विपमेंट सेल किया और 40,000, 40,000 का उसने इक्विपमेंट सेल किया, यानी कि रियलाइज वैल्यू कितनी है उसकी, 40,000 बन गई। उसको अमाउंट मिली कैसे, 20,000 कैश मिली, और एक प्रॉपर्टी मिल गई 20,000 की। तो अमाउंट रियलाइज का हमें फॉर्मूला याद है, जिसमें उसने कहा था कि कैश रिसीव्ड 20,000, कोई प्रॉपर्टी मिली या सर्विस मिली उसकी वैल्यू ऐड कर लोगे, वो कितनी है, 20,000। कोई मेरा डेट रिलीफ हुआ है, डेट रिलीफ हुआ है उसको ऐड कर लो, डेट अज्यूम्ड हुआ उसको लेस कर लो, कोई सेलिंग एक्सपेंस दिया है वो लेस कर लो। ये निकाल के हमारा कितना बना, 40,000 हमारी अमाउंट रियलाइज बना, वो ये रहा। एट द टाइम ऑफ सेल राहुल इक्विपमेंट एडजस्टेड बेसिस कितना था, 31,000 का, तो 9,000 का मेरा क्या बना, गेन रियलाइज्ड, ये निकल गया, अमाउंट रियलाइज भी निकल गया और गेन रियलाइज भी। वो कहते हैं राहुल ओन्स अ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू मॉर्गेज, जिसके ऊपर लोन है 15,000 का, यानी कि राहुल का लोन है 15,000 का। उसने लक्की को बिल्डिंग सोल्ड करी, कितने में, 45,000 में। ठीक है, इन एडिशन लक्की एग्री टू अज्यूम द मॉर्गेज, जो बॉयर है वो हमारे लोन को अज्यूम कर रहा है, वो कहता है मैं भर दूंगा। ठीक है भाई, भर दो। तो मुझे अमाउंट रियलाइज कितना हुआ, 45,000 मुझे कैश मिल गया, डेट रिलीफ कितने का मिल गया, 15,000 का, तो 60 की मेरी अमाउंट रियलाइज होगी।
ये हो गया। ठीक। ऑन December 13, कैरोलिन सोल्ड अ ऑफिस बिल्डिंग टू मार्क अंडर ए सेल कॉन्ट्रैक्ट साइंड। कैरोलिन कैरोलिन कौन है? सेलर। पेज मार्क कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए क्रेडिट 12,200 का, यानी कि एक्सपेंस है ये सेलर के लिए। मार्क पेज अ कैश कितना? 550 का, लिख दिया। मार्क अज्यूम 1.5 लाख की लाइबिलिटी है, डेट रिलीफ है, ये भी समझ गए। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये लेस होगा, एक्सपेंस है ना। इन एडिशन ब्रोकर कमीशन उसने 33,000 की दी, ये लेस होगा। 5.5 लाख, 1.5 लाख, 12,200 लेस होगा, 33,000 लेस होगा, तो ये होगी मेरी अमाउंट रिलाइज। ठीक है। अब पार्ट थर्ड था हमारा इस सेशन का, रिकॉग्नाइज, यानी कि अमाउंट तो रिलाइज हो गई, गेन रिलाइज भी हो गया। अब उसमें से टैक्सेबल कितना है ये बताओ। द रिकॉग्निशन ऑफ ए रिलाइज गेन इंडिकेट्स दैट, रिकॉग्निशन ऑफ ए रिलाइज गेन इंडिकेट्स दैट द गेन इज टैक्सेबल टू द टैक्स पेयर। मैंने बताया था ना कितना आपको रिटर्न में मेंशन करना है, उसे बोलते हैं टैक्सेबल गेन। और रिकॉग्नाइज गेन इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस इनकम, बिल्कुल सही बात है। मेरी अगर कोई ग्रॉस इनकम आ रही है, उसके अंदर ये मैं रिकॉग्नाइज गेन ऐड कर दूंगा, मेरी टोटल इनकम बन जाएगी। उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना मेरा गेन टैक्सेबल होगा वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई लॉस होगा तो वो मेरी टैक्सेबल इनकम से डिडक्टेबल हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी ग्रॉस इनकम से। ठीक है। अब वो कहते हैं रियलाइज गेन एंड लॉसेस नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड। हमेशा ये नहीं होता कि जितना गेन रियलाइज हुआ है ना वो रिकॉग्नाइज हो। बिल्कुल सही बात है। वो कहता है कैसे, इन सम केसेस रियलाइज गेन और लॉसेस आर सिंपली डेफर्ड। कुछ गेन ऐसे होते हैं जिसको हम आज की डेट पे ना लगा के ना लेटर डेट पे लगाते हैं, उस गेन को हम बोलते हैं टेम्पररी नॉन रिकॉग्निशन गेन। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टैक्सेबल होते हैं, जिसपे टैक्स लगना ही नहीं है, ना लॉस को डिसअलाउ है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट नॉन रिकॉग्निशन लॉसेज एंड गेन। ठीक है। अब इनके एग्जांपल लेते हैं। हमने सुना था पर्सनल यूज प्रॉपर्टी, जब सेशन आया था ना हमारा कैपिटल गेन का, तो उसमें ना पर्सनल यूज प्रॉपर्टी होती थी, जैसे मेरी कार, बाइक, होम। अगर उन पे लॉस आता था ना, लॉस, तो वो लॉस डिसअलाउड था। लेकिन जब उन पे गेन था तो वो टैक्सेबल था। ठीक है। तो हमेशा हर लोन को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, और हर गेन को हम, ठीक है ना, मतलब सिंपल है कि हर लॉस और गेन जो भी हो रहा है, उस जो रिलाइज हुआ है उसके सारे को ना, पूरे के पूरे को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, किसी किसी कारण, किसी किसी केसेस में। ठीक है ना। तो वो केस कौन कौन से हैं? जैसे आपने यहाँ पे अमाउंट रिलाइज सीख लिया, बेसिस आपको निकालना आता है, गेन आएगा, लॉस आएगा। तो उसमें से जो गेन डेफर्ड हो रहा है, डेफर्ड कौन सा हो गया? जैसे आपने ईयर 1 में गेन निकाला, वो ईयर 1 में गेन निकाल तो लिया, लेकिन उसका टैक्स ईयर 2 में निकलेगा, यानी कि टैक्स क्या है? डेफर्ड हो गया। ठीक है ना। या यहाँ पर जो गेन निकाला वो टैक्सेबल ही नहीं है, तो नॉन टैक्सेबल है। तो इन दोनों गेनों को लेस करके जो बचा वो मेरा रिकॉग्नाइज गेन हो जाएगा। ऐसे ही रिलाइज लॉस में से डेफर्ड लॉस और डिसऑर्डर लॉस को लेस करेंगे, रिकॉग्नाइज लॉस निकल जाएगा। तो ये कैसे कैलकुलेशन करनी है? ये वो केसेस है जहां पर लॉस को हम और गेन को हम डेफर्ड मानते हैं। इन द फॉलोइंग सेशंस वी विल डिस्कसिंग द वेरियस सिचुएशन वेयर गेन आर आइदर नॉन टैक्सेबल और डेफर्ड, लॉसेस आर नॉन डिडक्टेबल और डेफर्ड। ये वो केस है, ये गेन वाले केस है और लॉस वाले केस है। ठीक है ना। क्वालिफाइड लाइक कैंड एक्सचेंज, involuntary conversion, the sale of taxpayers principal resident, divorce, property settlement, installment, treasury capital stock, related party transaction, disposition of property और वार्षिक ट्रांजेक्शन। यानी कि ये जो 6 केस है, इस केस में अगर गेन होगा ना तो उस गेन को हम डेफर्ड करेंगे, यानी कि जिस साल हमें गेन हुआ है उस साल टैक्स नहीं लगेगा, आने वाले टाइम में टैक्स लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो लॉस हुआ है उस लॉस को हम क्या करेंगे? डेफर्ड करेंगे या डिसलॉट करेंगे, वो देखेंगे। तो ये 6 और ये 3 अगले जो हमारी क्लासेस होंगी
6 + 3 इस पे डिपेंड होंगी, लाइन वाइज में होंगी, लाइन वाइज में, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में हमने बेसिस सीख लिया था, अमाउंट रियलाइज और गेन और लॉस कैसे निकलता है वो देखना है। हमने देखा गेन और लॉस निकलने से हमें जो गेन रियलाइज होगा, रियलाइज कौन सा होता है, जो ट्रांजेक्शन से निकलता है, डिफरेंस किसका, अमाउंट रियलाइज और बेसिस का। जो हम गेन को बुक्स में रिपोर्ट करते हैं, यानी कि रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं, उस गेन को बोलते हैं रिकॉग्नाइज गेन। यहां तक क्लियर हो गया, अमाउंट रियलाइज और गेन रियलाइज एंड गेन रिकॉग्नाइज। ठीक है ना। अब अमाउंट रियलाइज कैसे निकलता है, अमाउंट रियलाइज सिंपली और सिंपली इन पॉइंट पे था, जिसपे हमने देखा कि हमारा कैश रिसीव्ड, अगर कोई मेरा खर्चा मेरे बायर ने पे किया है, किसके ब्याह पे, सेलर के ब्याह पे, हमें कोई सर्विस मिल रही है, हमें कोई प्रॉपर्टी मिल रही है ना, सर्विस और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो एफएमवी होगी, या हमें कुछ, ये सारे पॉइंट क्या है, हमें कुछ रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, वो ले लेंगे। प्लस हमारी लाइबिलिटी, जो हमने प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी को मेरा बायर अज्यूम कर लेता है, ठीक है ना, तो वो भी मेरे कंसिडरेशन में आ जाएगी। और मैंने कोई प्रॉपर्टी जो ली है ऊपर, रिसीव किया, उसका कोई लॉस मैंने अज्यूम कर लिया तो वो लेस होगा, कोई सेलिंग एक्सपेंस होगा वो लेस होगा। तो यही 7-8 पॉइंट है, इसके ब्याह पे अमाउंट रियलाइज निकलती है। डन हो गया ये एग्जाम्पल थे सारे के सारे, आप एग्जाम्पल स्टडी कर लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद रियलाइज गेन, मेरे अमाउंट रियलाइज में से एडजस्टेड बेसिस को लेस करूंगा तो मेरा रियलाइज गेन आ गया, यानी एक्चुअल में जो गेन निकला वो आ गया। ठीक है, ये मेरे एग्जाम्पल थे। अब उन्होंने कहा रिकॉग्नाइज गेन कौन सा होगा, रियलाइज गेन में से जो गेन मैं अपनी रिटर्न के अंदर मेंशन करूंगा जिससे मेरी ग्रॉस इनकम बढ़ेगी, उसको मैं रिकॉग्नाइज गेन बोलूंगा। और सिमिलर, जो रियलाइज लॉस में से जो मैं अपनी टैक्सेबल इनकम को लेस करूंगा, उस लॉस को मैं रिकॉग्नाइज लॉस मानूंगा। ठीक है, अब वो कहता है कि रियलाइज गेन और लॉस हमेशा बुक नहीं किए जा सकते, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसमें हमें अपने गेन को और लॉस को डेफर्ड मानना पड़ता है, ठीक है ना, या नॉन टैक्सेबल मानना। तो वो केस कौन कौन से हैं, वो केस ये है। डेफर्ड और नॉन टैक्सेबल गेन के एग्जांपल कौन से हैं, ये 6 हैं। क्वालिफाइड, लाइक नेगेशन, इनवॉलंटरी, द सेल ऑफ टैक्सपेयर प्रिंसिपल रेजिडेंस, डिवोर्स, प्रॉपर्टी सेटलमेंट, इंस्टॉलमेंट सेल एंड ट्रेजडी, कैपिटल इन स्टॉक। और डेफर्ड एंड डिसअलाउड लॉसेस कौन कौन से हैं, वो 3 है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, डिस्पोजिशन, पर्सनल यूज, वार्षिक ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो ये 6 + 3 जो 9 सेशन अगले हमारे आएंगे, उसमें आपको क्लैरिटी में आ जाएगा कि रिकॉग्नाइज गेन को हम डेफर्ड कैसे करें। ठीक है, सो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर आपको ये कोर्स के रिगार्डिंग और फॉर्म 1040 की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला कंटेंट आपको डेली का डेली मिलता रहे और अपनी नॉलेज को आप इंक्रीज करें। तो टेक केयर, बाय।